हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोमैटिक फीवर के बारे में। आज हम जानेंगे कि रोमैटिक फीवर क्या है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो रोमैटिक फीवर है ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। क्या है ये? एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? इन्फ्लामेशन। यानी कि ये जो कंडीशन है, रोमैटिक फीवर की कंडीशन है, उस ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होता है दोस्तों? तो ऑटो इम्यून डिसीज़ को तो हमने अच्छे से अपने नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल पर डिस्कस किया है, बट फिर भी जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख के हमसे जुड़ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, और इम्यून यानी कि हमारी इम्यूनिटी। क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, यानी कि इम्यूनिटी जो जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी सेल से मिलकर इम्यूनिटी बनता है, जैसे कि बी सेल, ठीक है, बी सेल, टी सेल, ठीक है, ऐसे ऐसे सेल्स से मिलकर WBC सेल, ऐसे ऐसे सेल मिलकर क्या बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी बनती है। और ये क्या होते हैं? ये हमारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। क्या प्रोडक्शन करते हैं? एंटीबॉडी का। और ये किसके अंदर करते हैं? एंटीजन। तो इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है ना, सॉरी दोस्तों, एंटीबॉडी, ठीक है, और एंटीजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी ही बॉडी को एंटीजन मान लिया जाता है। जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी के नॉर्मल जो ऑर्गन होते हैं उसको क्या मान लिया जाता है? एंटीजन। नॉर्मली कंडीशन में तो एंटीजन क्या होता है? फॉरेन सब्सटेंस, यानी कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो कि हमारे इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और हमें हार्म कॉज करते हैं। क्या करते हैं? हार्म कॉज। यानी कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो क्या है? एंटीजन, ठीक है, एंटीजन है। और उसके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारी जो रोग प्रतिरोध होती है, वो क्या करती है कि उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, एंटीजन के खिलाफ। बट इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसीज के अंदर क्या होता है कि हमारे ही ऑर्गन को, नॉर्मल ऑर्गन, ठीक है, कौन ऑर्गन? नॉर्मल ऑर्गन। नॉर्मल ऑर्गन यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी नॉर्मल ऑर्गन हो, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, या हमारा जितने भी ऑर्गन है, जैसे कि जॉइंट्स हो गए, या हमारा ब्रेन हो गया, या हमारी स्किन हो गई, उसमें म्यूटेशन होने के कारण, म्यूटेशन यानी कि जो जीन के अंदर क्या हो जाने की खराबी के कारण, यानी कि जीन के अंदर कोई खराबी हो जाए। और ये जीन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये DNA के अंदर होता है, ठीक है, DNA के अंदर हमारा जीन होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि उसके अंदर किसी तरह की खराबी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा नॉर्मल ऑर्गन है उसको हमारा जो इम्यूनिटी है क्या समझ लेता है? एंटीजन। और उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी। आई होप दोस्तों आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि ऑटो इम्यून डिसीज क्या है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जब मिलता है तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से सब चीज़, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो इसकी वजह से रिएक्शन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? रिएक्शन, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। यानी कि जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से मिलेगी, यानी कि जो हमारा जो ऑर्गन है वो किससे अटैच होगा? हमारी एंटीबॉडी, यानी कि जो बॉडी इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडी, उससे रिएक्शन होगा। और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें? इन्फ्लामेशन। क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन। आपको सबको पता होगा कि जहाँ भी हमें WBC का एग्रीगेशन होता है, यानी कि जहाँ भी हमारे बॉडी के अंदर हमारा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे वो फाइट करता है। और जिस एरिया में फाइट करेगा तो वहाँ क्या करेगा? वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देगा, यानी कि उस एरिया को सुझा देगा, स्वेल कर देगा, ठीक है। वो उस एरिया में इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगा। और ये मेनली किन में देखा जाता है? तो चाइल्ड, जो चाइल्ड होते हैं उनमें क्या करता है कि ये उनकी जो टिश्यू होती हैं या उनके ऑर्गन होते हैं, साथ ही साथ जो ज्वाइंट्स होते हैं और हार्ट्स होते हैं, क्या करता है? उनमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप कर देता है। किसके अंदर? रोमैटिक फीवर के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, फिर से आप सुनिए, जो हमारा रोमैटिक फीवर है क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसके अंदर हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और ये इन्फ्लामेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो जो चाइल्ड के टिश्यू होते हैं, यानी कि टिश्यू, किसी भी टिश्यू को, ठीक है, कोई भी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हमारे हार्ट को इफेक्ट करेगा या हमारे ज्वाइंट को, किसी भी ऑर्गन को, पूरे होल बॉडी में किसी भी ऑर्गन को क्या करेगा? ये इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें? इन्फ्लामेशन। और साथ ही साथ ये हमारे जॉइंट्स को और हार्ट को। और इसका एक फेवरेट प्लेस पता है दोस्तों क्या है? जो मैं थोड़ा सा इसको भी क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। इसका जो ये डिजीज़ है इसका फेवरेट प्लेस पता है कहाँ है? सबसे ज़्यादा ये इन्फ्लामेशन कहाँ कॉज करता है? तो वो हमारे हार्ट में करता है। और हार्ट में भी कहाँ? तो हमारे जो हार्ट के लेयर होते हैं और जो वॉल्स होते हैं उसमें क्या करता है? ये परमानेंट डैमेज कर देता है। समझ रहे हैं? सपोज कीजिए, देखिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, बस इमेजिन कीजिएगा, ऐसा हार्ट तो होता नहीं है, और ये हार्ट के वॉल्स होते हैं, ठीक है, ये सेमिलुनर वॉल्स हैं, ठीक है, ट्राइकस्पेड, बाइकस्पेड, और साथ साथ आयोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल जो होते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या करता है ये? उसमें क्या करता है? इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। और अगर बहुत समय तक, आप सबको पता होगा कि अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन रहे, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन यानी कि 6 मंथ से
6 मंथ से, ठीक है, एवअप रहे तो वो क्या कॉज कर सकता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन किस चीज़ में हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है। और बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा तो वो जो नॉर्मल सेल्स रहेंगे उस एरिया के, पर्टिकुलर एरिया के, जैसे कि हमारे हार्ट्स के नॉर्मल सेल क्या होते हैं, कार्डियक सेल, क्या होते हैं, कार्डियक सेल। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर ये सेल डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो रहे हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस क्या होता है दोस्तों, फाइब्रोसिस क्या होता है, फाइब्रोसिस ऐसा कंडीशन है या एक ऐसा अवस्था है, ठीक है, कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल सेल होती है बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन के होने की वजह से वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वहाँ से वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस कहते हैं। यानी कि जो नॉर्मल सेल है कार्डियक की वो चेंज हो जाएगी, किस चीज़ में चेंज हो जाएगी, तो वो फाइब्रोसिस के अंदर चेंज हो जाएगी, यानी कि एक अलग डिफरेंट सेल के अंदर चेंज हो जाएगी। मतलब कि जो नॉर्मल सेल है, जो कि नॉर्मल फंक्शनल सेल होता है हमारे कार्डियक का, यानी कि हमारे हार्ट का, वो सेल अब किसी अलग सेल से चेंज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, परमानेंट डैमेज। अब परमानेंट डैमेज इसलिए होगा, ये इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट डैमेज, क्योंकि वो जो फंक्शन है, नॉर्मली जो फंक्शन होता है हार्ट का, वो हमारे कार्डियक सेल की वजह से होता है। यानी कि जब कार्डियक सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसकी वजह से हमारा हार्ट पंप करता है, ब्लड को पंप करता है और पूरे हमारे वाइटल ऑर्गन तक ब्लड पहुंच पाता है, यानी कि सर्कुलेशन के द्वारा। बट अगर हमारी जो नॉर्मल सेल है कार्डियक की, अगर उसमें डिसफंक्शन हो जाए तो वो क्या होगा, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसे परमानेंट डैमेज की समस्या हो जाएगी। यानी कि जो हमारा नॉर्मल सेल है वो परमानेंट डैमेज या इरिवर्सिबल डैमेज, यानी कि जो दोबारा वो ठीक नहीं हो सकता। अगर किसी को रोमेटिक फीवर अनट्रीटेड रख दिया गया, यानी कि रोमेटिक फीवर को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया गया, तो वो किस चीज़ में बदल जाता है, वो बदल जाता है परमानेंट डैमेज ऑफ हार्ट वॉल्स या हार्ट की लेयर। ठीक है, तो अब तो हम इतना समझ गए, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब तो हम इतना समझ गए कि रोमेटिक फीवर क्या है, मतलब कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन। और ये मेनली किन में होता है, चाइल्ड में, यानी कि जो चाइल्ड के टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको ये इफेक्ट करता है। और इसका मोस्ट फेवरेट प्लेस क्या है, हार्ट, यानी कि हार्ट की जो हमारी लेयर होती है या हार्ट की हमारी जो वॉल्स होती हैं उसमें ये क्या होता है, इन्फेक्शन होने लगता है, यानी कि जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन वहाँ डेवलप्ड होता है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन काइंड ऑफ एनी बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है, अब हम तो इतना समझ गए कि ये एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है और साथ ही साथ ये ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर जो हमारी हार्ट है वो इन्फ्लाम हो जाती है या बॉडी के किसी भी ऑर्गन को ये डैमेज करता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, बट किस बैक्टीरिया की वजह से, तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट, यानी कि थ्रोट जो गला का हिस्सा होता है, हमारे जो गले होते हैं थ्रोट उसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन। और साथ ही साथ स्कारलेट फीवर, ये एक तरह का फीवर है, स्कारलेट फीवर जिसे हम जानते हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है कि अगर इसका प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या हमें प्रॉपर तरह से रिसीव ट्रीटमेंट नहीं होता है, हमारा ये इन्फेक्शन अच्छी तरह से क्योर नहीं होता है, तो ये क्या कॉज कर सकता है, ये हमारा रोमेटिक फीवर, यानी कि जो हमारी हार्ट की वॉल्स को या अदर ऑर्गन को भी ये डैमेज कॉज कर सकता है, अगर हमें प्रॉपर तरह से स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट और स्कारलेट का ट्रीटमेंट नहीं मिला। अगर इरिवर्सिबल ट्रीटमेंट मिला, मतलब कि ऐसा ट्रीटमेंट मिला जो अच्छी तरह से हमारे और इस डिजीज पोर्शन को ठीक नहीं कर सके, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, रोमेटिक फीवर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो रोमेटिक फीवर है उसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम एक्यूट रोमेटिक फीवर कहते हैं। एक्यूट इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर इसका प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट मिल जाता है, अगर हमें प्रॉपर तरह से रोमेटिक फीवर का ट्रीटमेंट मिल जाता है तो हमें 1 to 2 वीक, यानी कि 1 to 14 डेज में ये क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। बट अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे हार्ट को परमानेंट डैमेज कर सकता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऊपर डिस्कस किया है कि अगर प्रॉपर तरह से अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है रोमेटिक फीवर का, तो उसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स को, हमारे हार्ट को या हमारे अदर ऑर्गन को भी ये डैमेज कर सकता है। और इसका फेवरेट प्लेस क्या है, हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट के वॉल्स को ये डैमेज कर देगा, इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो अगर जो ये रोमेटिक फीवर है अगर ये होता है तो किसकी वजह से होता है, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस थोरेट, यानी कि जो थ्रोट एरिया है, हमारा थ्रोट है, उसके अंदर अगर स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया या स्कारलेट फीवर हो गया, जो कि हमारा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, आप अच्छे तरह से अब जानिएगा कि क्या होता है, ये दोनों डिसीज कंडीशन क्या होता है। बस आप पहले ये समझिए कि जो हम अभी डिजीज का कंडीशन पढ़ रहे हैं, जैसे कि रोमेटिक फीवर, तो वो क्या होता है, पहले आप ये जान जाइए अच्छे से, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका कॉजेस क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है। उसके बाद हम अच्छे तरह से ये भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट और स्कारलेट फीवर भी क्या होता है, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नर्सिंग सॉल्यूशन का यही एम है दोस्तों कि आप अच्छी तरह से नॉलेज गेन करें। क्योंकि मेरा बस यही मानना है कि अगर आपको प्रॉपर तरह से नॉलेज मिलता है तभी आप एक स्टूडेंट लाइफ उसको एक मिलता है कि हाँ, अगर आपको सटीक नॉलेज है तभी आप किसी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी डिजीज पोर्शन में अगर आके बता दूं या पूरी अच्छी तरह से क्लियर नहीं करूं कि ये ऑटो इम्यून डिसीज क्या है या स्कारलेट फीवर क्या है या
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या है तो आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा। बस मैं डिफिनेशन बताने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी तरह से नॉलेज मिले कि आखिर ये डिजीज़ होता है तो ऑकेयर क्यों होता है, मतलब कि इसके कारण क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो आई होप आप इतना अभी तक क्लियर हुआ होगा कि आपको मैं क्या समझा रहा हूँ। और इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसके सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन साइन क्या है तो रैशेस हो जाना, यानी कि बॉडी के अंदर हमें रैशेस का फॉर्मेशन, यानी कि पैच के फॉर्म में, जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में ऐसे ऐसे पूरे, जैसे कि हमारी बॉडी है सपोज कीजिए, ठीक है, तो पैच के फॉर्म में, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा, रैशेस। और रेड, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मली रेड से थोड़ा सा डार्क रेड में वहाँ पे ऐसे रैशेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक सर्कल वे में, या ठीक है ऐसे चत्ता चत्ता डार्क नहीं हो जाता, उस टाइप में रैशेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ इन्हें रोमैटिक फीवर की कंडीशन डेवलप हो गई है या डेवलप होने वाली है, मतलब कि इनिशियल स्टेज में है। और अगर बहुत ज़्यादा रैशेस हो गई तो आप समझ सकते हैं कि वो क्रोनिक स्टेज में है या उन्हें बहुत जल्दी इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, ये डेवलप्ड क्यों होता है, तो जैसे कि हम तो ये जान गए कि डेवलप्ड ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि क्या है रोमैटिक फीवर। तो जैसे कि ये डेवलप्ड, जैसे कि हमने जान चुका है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से होता है, यानी कि अगर जब हमारा इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है या हमारे ही ऑर्गन को डैमेज करने लगता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है रोमैटिक फीवर। और साथ ही साथ जब अनट्रीटेड, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो थ्रोट है उसमें इन्फेक्शन, और साथ ही साथ उसकी वजह से क्या होता है स्कारलेट फीवर। ये दोनों अलग डिजीज है, ठीक है, ये एक ही मत समझिएगा, ठीक है। एक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से दो डिजीज कंडीशन होती है। सबसे पहला तो थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, और साथ ही साथ दूसरा डिजीज कंडीशन क्या है कि स्कारलेट फीवर। ये दोनों अलग डिजीज है, तो आप प्लीज इसको मिक्स मत कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि ये स्ट्रेप्टोकोकस जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से फीवर होता है, नहीं, ये दोनों एक अलग डिजीज कंडीशन है, ठीक है। बट ये किसकी वजह से होता है, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। वो क्या कॉज करता है, जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्कारलेट फीवर और हमें थ्रोट में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और अगर इसके प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, अगर इसके प्रॉपर तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो हमें रोमैटिक फीवर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाता है। और साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है, ओवर एक्साइटेड, यानी कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, तो हमारी इम्यूनिटी को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करेगा, इसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा। और ये रिपेयर करने की कोशिश करने के चक्कर में क्या करेगा कि हमारी जो नॉर्मल सेल है उसी को ही एंटीजन मान लेगा, ठीक है। इसको एंटीबॉडी इसलिए कहा गया है ना दोस्तों, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, आपको ये वाला लाइन क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। स्कारलेट फीवर मान लेते हैं कि आपको थॉरेट में इन्फेक्शन हो गया, थॉरेट में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसका प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा बॉडी में, नहीं, ये धीरे धीरे अपना जो बैक्टीरिया है ग्रोथ बढ़ाएगा, ठीक है, बढ़ाएगा। तो उसकी वजह से क्या करेगा कि इम्यूनिटी पे ही हमारा सारा बोझ आ जाएगा, यानी कि इम्यूनिटी ही चाहेगा कि हम इसे किल करें, और उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। और अगर इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बनाएगा एंटीजन के खिलाफ, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है तो हम उसे मानते हैं कि ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। इन्फ्लामेशन एक क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी डिफेंस करती है किसके अगेंस्ट, हमारे किसी भी इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस के खिलाफ क्या करती है, इन्फ्लामेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बट अगर यही इन्फ्लामेशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो वो क्या कर सकती है, हमारी बॉडी को, सेल्स को वो डिस्ट्रक्ट करने लगेगी, जिसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलेगा, ऑटो इम्यून डिसीज। तो इसी वजह से बोलते हैं कि अगर प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको भी ये ओवर एक्टिव कर देगी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाने लगेगी, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो सबसे ज़्यादा भार किस पे आ गया है, हमारी इम्यूनिटी पे, हमारी एंटीबॉडी पे। और एंटीबॉडी क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि मैं इसे खत्म करूं, और उसको खत्म करने के चक्कर में ये एक्सेसिव बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगेगा। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगेगा तो इन्फ्लामेशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर सपोज कीजिए एक पाइप है, अगर उस पाइप में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि टंकी बहुत जल्दी भराएगा, ठीक है, जल्दी भराएगा। बट अगर उस पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है तो टंकी धीरे धीरे बढ़ाएगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर तो एंटीजन के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन होगा। तो उसी वजह से इसे हम ऑटो इम्यून डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि अगर हमारा ट्रीटमेंट अनट्रीटेड रह गया, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो अनट्रीटेड रह गया। दोस्तों मैं डिटेल में इसीलिए बताता हूं क्योंकि जो आप नर्सिंग सॉल्यूशन से जुड़े हैं तो आप प्रॉपर नॉलेज लें एक नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। नोट्स के फॉर्म में मैं पढ़ाता हूं क्योंकि आप इसे अपने एज इट इज अपने कॉपी में, अपने बुक में क्या करें, कॉपी पेस्ट कर दें, यानी कि आप लिख लें, आपको लिखने की भी कहीं से जरूरत नहीं हो और आप इसे समझ सकते हैं। और इससे आपका क्या होगा, प्रिपरेशन जो है, एग्जाम की प्रिपरेशन है या आप खुद की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि आप पढ़ोगे यहाँ, ठीक है, आप यूट्यूब पे पढ़ें, आप नोट्स कहीं से और लोगे, बुक ढूंढोगे, 4 तरह की बुक लोगे, लेकिन नर्सिंग सॉल्यूशन ये चाहता है कि आप जहाँ पढ़ो वहीं आपको नोट्स भी मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे सारा ये
नोट्स राइट डाउन है, बस वहाँ से आपको बस वहाँ से पेस्ट करना है अपने नोट्स के अंदर। आप उसके कॉपी कर सकते हो, नोट्स में कॉपी कर सकते हो, या आपको जहाँ मन है सूटेबल है आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे तरह से अब ये क्लियर हो गया होगा कि रोमेटिक फीवर क्या है। तो जो इसके दो बैक्टीरिया कॉजेज हैं, जैसे कि जो बैक्टीरिया वजह से इन्फेक्शन होता है, थ्रोट में इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट और स्कारलेट, तो थोड़ा सा उसे हम जान लेते हैं। तो क्या है, ये दोनों एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है, जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है या स्कारलेट हो जाता है, ये दोनों एक बैक्टीरियल कंडीशन है, यानी कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि कौन बैक्टीरिया है, ग्रुप ए। याद रखिएगा, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये हमें दोनों इन्फेक्शन के केस देखने को मिलता है। और अगर इसको अनट्रीटेड, अगर ये ट्रीटेड नहीं किया गया पूरे प्रॉपर तरह से, तो उसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलेगा, रोमेटिक फीवर। ठीक है, रोमेटिक फीवर। तो उसको प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से हमारी ये रोमेटिक फीवर की कंडीशन देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इम्यूनिटी चाहेगा, जो हमारी इम्यूनिटी है वो चाहेगी कि हम अकेले इससे फाइट करें। क्या करें, फाइट करें। और उस फाइट करने के चक्कर में ये क्या करेगी, जो हमारी नॉर्मल सेल है उसमें ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देगी, स्वेलिंग कॉज कर देगी। और साथ ही साथ ये हमारे जो जॉइंट्स हैं और हमारे हार्ट है, हमारा ब्लड वेसल्स है, वहाँ भी इन्फ्लामेशन कॉज करेगी। और जिसकी वजह से हमारी जो डे टू डे लाइफ के नॉर्मल फंक्शन है उसमें माल फंक्शन हो जाएंगे, यानी कि वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसमें माल फंक्शन की वजह से वो नॉर्मल फंक्शन करना अपना मतलब छोड़ देंगे, वो एक तरह से नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। और जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी हम प्रॉपर तरह से नहीं कर पाएंगे। तो अब क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या है ये। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ये पूरी डिसीज पोर्शन आखिर क्या है और किस तरह से एक सीक्वेंस में कैसे हमारी ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि स्कारलेट फीवर क्या है। ठीक है, स्कारलेट फीवर वही सेम एज इट इज हमारे जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है। और इसमें क्या हो जाता है कि ये जो बैक्टीरिया है, साथ ही साथ ये स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट के अंदर भी इन्फेक्शन करता है। और जो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि ये टॉक्सिक जो बैक्टीरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्म होता है। और ये हमारे बॉडी के अंदर रैशेस का फॉर्मेशन करता है, ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। और ये रैशेस का यही बैक्टीरिया की वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें हमारी बॉडी में रैशेस देखने को मिलता है। और उसी से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल है, उसको क्या हो गया है, रोमेटिक फीवर की कंडीशन डेवलप्ड हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट और जो भी आप डेफिनेशन पार्ट बोलिए पूरी तरह से रोमेटिक फीवर के बारे में कंप्लीट हो गया। तो आइए अब इसमें हम कुछ नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ अभी भी आपको एक मन में चीज़ आ रहा होगा कि भैया ये रोमेटिक अर्थराइटिस क्या है, या रोमेटिक फीवर, और साथ ही साथ रोमेटिक हार्ट डिजीज क्या है, रोमेटिक हार्ट डिजीज, और एक है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, रोमेटिक फीवर। ठीक है, मैं सब चीज़ डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप ये तीनों चीज़ को अभी मैं क्लियर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। ये तीनों चीज़ आपकी क्लियर होगी। आपको कहीं नहीं लिखना है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज, नहीं, आपको बस यहीं क्लियर मिलेगा। ठीक है, बस आप थोड़ा सा सब्र रखिए। आप हमारे चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे प्रॉपर कंटेंट का मजा उठाइए। आपको पूरी तरह से एक हिंदी मीडियम में, मतलब हिंदी माध्यम में आपको पूरी तरह से समझने को मिलेगा। और साथ ही साथ इंग्लिश में पूरी आपको नोट्स मिलेगी, जो कि आप अपने कॉपी के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको। जो रोमेटिक फीवर है ये नॉट ए कंटेजेनियस, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अगर रोमेटिक फीवर आपके एक किसी घर में पर्सन में किसी को रोमेटिक फीवर है तो आप उससे कहें कि उसकी वजह से आपको भी रोमेटिक फीवर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये एक कंटेजेनियस डिसीज नहीं है। बट क्या होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन है या स्कारलेट फीवर, ये कंटेजेनियस है, यानी कि ये एक इंडिविजुअल में से दूसरे इंडिविजुअल, यानी कि ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये दूसरे पर्सन है। अगर ये पर्सन खांसता है, छींकता है, तो ड्रॉपलेट के माध्यम से, रेस्पिरेटरी के माध्यम से, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अगर ये छींकता है, खांसता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एक ड्रॉपलेट ये दूसरे अंदर के इनहेल करने की वजह से क्या होगा कि इनके लंग्स में आएगा और ये इन्हें भी इफेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, ये इन्हें भी इफेक्ट कर देगा। तो जो ये दोनों इन्फेक्शन है, यानी कि इनडायरेक्टली तो हम ये तो बोल सकते हैं कि रोमेटिक फीवर क्या है, कंटेजेनियस, बट इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रोमेटिक फीवर कंटेजेनियस नहीं है, बट जो इसका मेन कॉज है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट और जो स्कारलेट फीवर है, ये क्या है, कंटेजेनियस है, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। और अगर इसका प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है हमें क्या होगा, हमें रोमेटिक फीवर देखने को मिलेगा। तो आइए अब कुछ और भी चीज़ें हैं जो नोट्स के फॉर्म में है रोमेटिक फीवर के बारे में, हम उसे डिस्कस करते हैं। तो जो रोमेटिक फीवर है वो हमेशा हमारे हार्ट को इफेक्ट नहीं करता। अगर ट्रीटमेंट मिल गया तो ये हमारे हार्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। आप सबको पता है कोई भी डिजीज अगर एक्यूट समय में है, एक्यूट समय के लिए हुआ है, तो वो हमारे पूरे बॉडी को इफेक्ट नहीं करता। बट वो क्रोनिक स्टेज में चला गया तो ये क्या करेगा, हमारे हार्ट को डैमेज करेगा, और स्पेशली क्या, वॉल को, हमारे हार्ट में भी क्या, और उसमें स्कार का फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि फाइब्रोसिस हो जाएगा। और वहाँ से वो जो कार्डियक सेल है वो चेंज हो जाएगी और परमानेंट डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल हमारी हार्ट की फंक्शन है उसमें माल फंक्शन हो जाएगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं, रोमेटिक डिजीज, रोमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। आई होप अब क्लियर हुआ होगा कि आपको क्या है।
तो देखिए, जो रोमेटिक फीवर है ना, ये कॉज क्या कर सकता है, ये इसका अगर हम एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन सॉरी कॉम्प्लिकेशन बोलें, अगर हम रोमेटिक फीवर का अगर हम कॉम्प्लिकेशन बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, रोमेटिक हार्ट डिजीज़। यानी कि अगर किसी पर्सन को प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिला किस चीज़ का, रोमेटिक फीवर का, तो वो किस चीज़ में तब्दील हो जाएगी, यानी किस चीज़ में वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में। यानी कि रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में वो चेंज हो जाएगी। और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है, उसके अंदर भी एक प्रॉपर तरह से एक सेपरेट वीडियो आएगी, ठीक है, उसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है। बट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है, वही जो हमारे हार्ट के वॉल्स होते हैं उसमें इरिवर्सिबल डैमेज हो जाना, यानी कि उसका डिस्ट्रक्शन हो जाना, उसमें डैमेज हो जाना जो कि परमानेंट डैमेज होगा। और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सर्कुलेशन है, जो हमारी हार्ट के नॉर्मल फंक्शन है, उसमें माल फंक्शन हो जाएगा। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। एक और चीज़ क्लियर करते हैं जो कि है रोमेटिक फीवर और रोमेटिक अर्थराइटिस, ये दोनों में क्या सिमिलर है या क्या डिफरेंस है। तो आइए अब हम इसको थर्ड टॉपिक यानी कि थर्ड जो इसका नोट्स है उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो जो रोमेटिक फीवर है और जो रोमेटिक अर्थराइटिस है उसके अंदर दो सिमिलर सिम्टम्स आते हैं, यानी कि उसके अंदर भी क्या हो जाता है कि जो हमारी जॉइंट्स है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। रोमेटिक अर्थराइटिस की कंडीशन है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन। और साथ ही साथ जो रोमेटिक फीवर है उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, जो जॉइंट्स है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। बट दोनों चीज़ डिफरेंट है, यानी कि ये दोनों चीज़ एक दूसरे से अनरिलेटेड, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। ये क्यों होता है, ये जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यानी कि जो हमारा रोमेटिक फीवर होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। बट ये जो हमारा रोमेटिक अर्थराइटिस होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, यानी कि किसी ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि किसी हमारे डीएनए के अंदर, हमारे जीन के अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन के कारण ये जो कंडीशन है, ये डिजीज कंडीशन डेवलप्ड हो जाता है। बट जो रोमेटिक फीवर होता है ये हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से, हालांकि ये भी ऑटो इम्यून डिसीज ही है, बट इसके अंदर क्या हो जाता है कि एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस है, बट इसके अंदर कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होता और ये लेस देन 2 वीक्स होता है, ठीक है, ये लेस देन क्या होता है, 2 वीक्स होता है। बट ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि ये दोनों कंडीशन क्या करता है, हमारे जो जॉइंट्स होता है उसको ये इफेक्ट करता है, मोस्टली ये चाइल्ड के जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। बट जो रोमेटिक फीवर है वो लास्ट कुछ दिन के लिए यानी कि कुछ वीक के लिए रहता है। बट ये जो रोमेटिक अर्थराइटिस है ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है, यानी कि लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है जो हमारी ज़िंदगी भर, मतलब कि लाइफ लॉन्ग डिजीज़ का मतलब होता है कि हमारे पूरे ज़िंदगी भर यानी कि पूरे लाइफ टाइम तक ये डिजीज़ कंडीशन हमें सफरिंग होगा, मतलब कि इस डिजीज़ कंडीशन से हम सफ़र करते रहेंगे, यानी कि पूरी ज़िंदगी भर ये डिजीज़ कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। बट ये क्या होता है, जो हमारा रोमेटिक फीवर होता है ये 2 वीक्स के अंदर रिकवर हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरह से अब क्लियर हो जाएगा और हो गया होगा कि रोमेटिक फीवर, ठीक है, रोमेटिक अर्थराइटिस और साथ ही साथ रोमेटिक हार्ट डिजीज़। रोमेटिक हार्ट डिजीज में तो एक प्रॉपर वीडियो आएगी जो कि हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल पे आएगा। वो प्रॉपर वीडियो में स्पेसिफिक वीडियो होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, रोमेटिक फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ हमने ये तीनों टॉपिक को भी क्लियर कर दिया कि ये तीनों टॉपिक क्या होता है। तो अब आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर मैं एक छोटा सा समरी डिस्कस करूँ तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है जो कि होता है स्ट्रेप्टोकोकस, और जो रोमेटिक अर्थराइटिस होता है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से हो जाता है जो कि हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। और ये जो रोमेटिक फीवर है ये इसका कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि जब रोमेटिक फीवर पूरा तरह से क्लियर नहीं होगी तो रोमेटिक हार्ट डिजीज के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और ये हमारे हार्ट को इरिवर्सिबल डैमेज करेगा। तो दोस्तों अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। तो आइए अब इसके हम कॉजेस को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने तो इतने अच्छे से डिफिनेशन को डिस्कस किया है, इतने लंबे चौड़े में डिफिनेशन को डिस्कस किया है, जिसकी वजह से हमें कॉजेस को तो अब जानना नहीं है, बट फिर भी हम कॉजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि कॉजेस क्या होता है। तो आपको अब बहुत जल्दी क्विक एक रिवीजन भी हो जाएगा कि कॉजेस क्या है, और बहुत एक छोटा छोटा माइनर कॉजेस है जो कि हमने ऊपर डिफिनेशन के थ्रू आउट समझा है। तो जैसे कि हमारा इम्यूनिटी जब ओवर एक्टिंग करने लगता है, हमारा इम्यूनिटी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें हमारे हेल्दी टिश्यू को भी, जो हमारे हेल्दी टिश्यू हैं उसको भी ये डैमेज करने लगा। जैसे हमने ऊपर बताया कि जैसे क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी तो जो नॉर्मल सेल्स होंगे उसको भी ये क्या करेगी, डिफेक्ट करेगी, क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारी फाइट किस चीज़ से करती है, हमारी एंटीजन से, और हेल्दी टिश्यू को भी ये डैमेज कॉज करेगी। साथ ही साथ अगर अनट्रीटेड रह गया स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट का इन्फेक्शन या स्कारलेट का इन्फेक्शन अगर अनट्रीटेड रह गया, वो भी क्या ट्रिगर कर सकता है, वो भी ओवर एक्टिंग कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से रोमेटिक फीवर। और साथ ही साथ अगर प्रॉपर तरह से एंटीबायोटिक या एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अगर हमें नहीं मिला, किसके खिलाफ, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ अगर प्रॉपर तरह से एंटीबायोटिक नहीं मिला या वो उस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव ना हो, तो क्या हो सकता है, हमें उसकी कंडीशन के भी अंदर क्या हो सकता है कि रोमेटिक फीवर की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो बस यही कुछ कॉजेस हैं, इसके मेनली बस 2 ही कॉजेस हैं, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस
ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और साथ ही साथ ओवर एक्टिंग ऑफ इम्यूनिटी, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसका ओवर एक्टिंग हो जाना, उसकी वजह से ही क्या हो सकता है, रोमेटिक फीवर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ रिस्क फैक्टर, कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, रोमेटिक फीवर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे पहले उसमें क्या है, इन्वायरमेंट। अगर कोई पर्सन मेडिकल मतलब कि लिमिटेड मेडिकल सोर्स, यानी कि प्रॉपर तरह से मेडिकल सोर्स में ना रह रहा हो, या ऐसी जगह रह रहा हो, पुअर कंट्री में रह रहा हो जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा समस्या हो, क्या हो, रिसोर्सेज की समस्या हो। अब रिसोर्सेज की समस्या होगी तो उससे क्या डेवलप होगी, अनट्रीटेड रह जाएगा। क्या अनट्रीटेड, यानी कि प्रॉपर एक एंटीबायोटिक है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस को मिलना चाहिए, एक प्रॉपर एंटीबायोटिक, उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लिमिटेड सोर्स ऑफ मेडिसिन है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वहाँ के पीपुल होंगे, उस एरिया के लिविंग पीपुल होंगे, जो वहाँ के इंडिविजुअल हो गए, उनको बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर प्रॉपर तरह से अगर हमें ट्रीटमेंट नहीं मिला तो हमें किस चीज़ की चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, हमें रोमेटिक फीवर के होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। साथ ही साथ एज, ये हमारे जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये चाइल्ड, ठीक है, टीनेजर्स, यानी कि जो 5 से 15 साल के बच्चे होते हैं, यानी कि 5 to 15 ईयर्स के जो चाइल्ड होते हैं, उनमें ये ज़्यादा हेल्थ इशू देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि रोमेटिक फीवर होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। साथ ही साथ अगर उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, क्योंकि जितने भी चाइल्ड है उनकी धीरे धीरे इम्यूनिटी क्या होती है, बढ़ते रहती है, मतलब कि इंक्रीज होती है, ठीक है, लाइफ के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। बट अगर उनका इम्यूनिटी वीक रहता है, क्योंकि चाइल्ड की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक होते हैं और वो बहुत जल्दी सब्टेप्टेबल हो जाते हैं, क्या हो जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें किसी भी तरह की अगर बैक्टीरिया है तो उन्हें बहुत जल्दी कॉज हो सकता है, जिसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिलेगा, रोमेटिक फीवर देखने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। साथ ही साथ फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली में, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स में अगर रोमेटिक फीवर है, या किसी के ग्रैंडफादर में या ऐसा ग्रैंड मदर में है, तो उनके डॉटर को भी होने के चांसेस, यानी कि फैमिली एक समझ सकते हैं कि 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये भी डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या सफरिंग हो सकता है, रोमेटिक फीवर। तो आई होप दोस्तों आप अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि ये रोमेटिक फीवर क्या है, और हमने डिफिनेशन भी देखा, हमने इसके कॉजेस को भी देखा, साथ ही साथ हमने रिस्क फैक्टर को भी डिस्कस किया। बट अगर कोई रोमेटिक फीवर के पेशेंट आ गया तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हमें देखने को मिलेगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे डिस्कस किया, रैशेस, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है, क्या है, रैशेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स एरिया है वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा। अर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे हार्ट की जो वॉल्स है वहाँ भी स्वेलिंग देखने को मिलेगा। जर्किंग मूवमेंट होगा, जो मूवमेंट होगा वो एबनॉर्मल होगा, यानी कि बहुत जर्क करेगा, जैसे कि एपिलेप्सी में होता है कि बहुत ज़्यादा जर्क होता है, ऐसे कंपन जैसा मूवमेंट होता है। क्योंकि अगर फीवर रहता है, अगर किसी भी तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहता है, तो हमारी बॉडी माल फंक्शन हो जाती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर माल फंक्शन हो जाएगी तो जो नॉर्मल वर्क है वो प्रॉपर तरह से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ नोट्स का हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्किन के अंदर नोट्स का फॉर्मेशन होने लगा, क्योंकि जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं या हमारी लिम्फोड ऑर्गन है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जो आपके लिम्फो नोट्स हैं या लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, लिम्फ जितने भी जो लिम्फेट ऑर्गन है, लिम्फ सिस्टम के जितने भी ऑर्गन है उसमें क्या होगा, उस ऑर्गन का इन्लार्जमेंट हो जाएगा। जो नोट्स हैं, जो लिम्फोड नोट्स हैं उसमें इन्लार्जमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पेन एंड स्वेलिंग देखने को उस पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी। साथ ही साथ जो हमारे चेस्ट एरिया है, यानी कि जो चेस्ट में है, पेन देखने को मिलेगा, और हार्ट की जो बीट होगी वो एबनॉर्मल होगी, यानी कि इर्रिदमिया देखने को मिल सकता है। जो हार्ट है, क्योंकि जो हमारा जो सपोज कीजिए जो हमारा हार्ट का ये वॉल है उसमें क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। अगर वो डैमेज हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है वो इर्रिदम में पंप करेगा, यानी कि रेगुलर मैनर में पंप नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट। ठीक, क्योंकि जब हमारा नॉर्मली हार्ट पंप करता है तभी हमें नॉर्मल हार्ट बीट सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है। बट अगर हमारा हार्ट का जो वॉल है अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, अच्छी तरह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा कि एबनॉर्मल हार्ट बीट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमें फीलिंग ऑफ फटीग, मतलब कि बहुत ज़्यादा फटीग लगेगा, थकावट लगेगा, टायर्डनेस लगेगा, क्योंकि जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड ही है वो क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन ही हमारी पूरी बॉडी में या ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं किया गया एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, या पूरा प्रॉपर तरह से हमारे हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिला, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है फटीग, थकावट देखने को मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ फीवर, क्योंकि ये जाहिर सी बात है अगर रोमेटिक फीवर है तो फीवर के चांसेस तो इंक्रीज हो गए, क्योंकि डायरेक्ट एक तरह से ये क्या है, एक फीवर ही की कंडीशन है। ये देखिए, ये रोमेटिक फीवर में भी क्या है, हमें फीवर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फीवर ही की कंडीशन है। फीवर बहुत तरह का होता है, ठीक है, जैसे आप जानते भी होंगे, जैसे मलेरिया के अंदर भी फीवर होता है, डेंगू के अंदर भी फीवर होता है। ठीक है,
तो उसी तरह जो रोमेटिक फीवर है उसके अंदर भी फीवर ही देखने को मिलता है, बट ये फीवर के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसे डिवीजन है जो कि इसके अंदर ये साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, और ये इस बैक्टीरिया की वजह यानी कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से ही मिलता है। तो जाहिर सी बात है फीवर तो हमें देखने को मिलेगा ही, या इन्फ्लामेशन की वजह से भी क्या होता है, हमें फीवर देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों अब हम मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट को देखते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को या किसी पर्सन को अगर वो सफरिंग कर रहा है किस चीज़ से, रोमेटिक फीवर से, तो उसमें क्या क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक का थेरेपी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी यानी कि एंटीबायोटिक दे सकते हैं ड्यू टू किल द बैक्टीरिया इन्फेक्शन। अगर किसी भी टाइप का बैक्टीरिया इन्फेक्शन उसको किल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक या इंजेक्शन फॉर्म में या इंजेक्शन के या ओरल फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं, जो कि 1 to 2 वीक्स अगर ये ट्रीटमेंट चलेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बेबी है या जो चाइल्ड है वो रिकवर हो जाएगा किस चीज़ से, रोमेटिक फीवर से। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट चाह सकते हैं ड्यू टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स मेडिसिन ऑल्सो प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, जो पेन है, जो सिम्टम्स है उसको रिलीफ करेगा, ज्वाइंट जो इन्फ्लामेशन हो गया उसको भी रिलीफ करेगा, क्योंकि जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं उनका एक और फंक्शन होता है जो कि पेन को रिड्यूस करना होता है, और पेन रिड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है, अगर इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है पेन भी रिड्यूस होगा। साथ ही साथ हम कुछ कॉर्टिकोइड्स भी चला सकते हैं। कॉर्टिकोइड्स भी क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी क्या होता है कि ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। अगर हमारा इन्फ्लामेशन रिड्यूस होता है तो हमें पेन को भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक अगर हमारा स्वेलिंग कम रहेगा तो उस एरिया में पेन भी कम रहेगा। साथ ही साथ कुछ अदर थेरेपी भी चला सकते हैं, जैसे कि अगर सीवियर केस में है तो हम हार्ट सर्जरी, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस में है तो क्या होगा, अगर उसका हार्ट का सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका हार्ट की वॉल्स होती हैं, जो भी पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ये रोमेटिक अर्थराइटिस हो गया तो उसके वॉल्स में क्या होगा, इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको इरिथमिया या बहुत ज़्यादा सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट का सर्जरी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो जॉइंट्स है उसको भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे रोमेटिक अर्थराइटिस की कंडीशन भी है वो भी डेवलप्ड हो सकती है, उसका भी एक ये कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम प्रॉपर तरह से रोमेटिक फीवर को प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिए तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है रोमेटिक अर्थराइटिस और रोमेटिक हार्ट डिजीज़, ये दोनों इसके कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम प्रॉपर तरह से इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये होता है कि इस डिजीज़ की वजह से एक भयानक डिजीज़ होने की चांसेस, यानी कि ये डिजीज़ समझिए कि एक छोटा डिजीज़ है, स्मॉल डिजीज़ है, बट इससे ज़्यादा बिग डिजीज़ यानी कि लार्जर डिजीज़ क्या है, लार्जर डिजीज़ है ये दोनों, ठीक है। अगर ये होता है तो बहुत ज़्यादा एक इंडिविजुअल में, एक पर्सन में लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा हार्ट ही है, जो हमारा जॉइंट ही है, जिसकी वजह से हम अपने डे टू डे लाइफ के नॉर्मल फंक्शन करते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का जो लेक्चर था, जो कि हमारा रोमेटिक फीवर पे था, आपको पूरी तरह से एक डीप नॉलेज के मिला होगा, जिसमें हमने बहुत अच्छे तरह से रोमेटिक फीवर को डिस्कस किया, हमने डिफिनेशन को देखा, हमने इसके एटियोलॉजी यानी कि कॉजेस को, कारण को देखा, साथ ही साथ हमने रिस्क फैक्टर को भी देखा, और बहुत सारी चीज़ जैसे मेडिकेशन देखा, साइन एंड सिम्टम्स देखा। तो आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो दोस्तों बस मुझसे एक ही रिक्वेस्ट है, हम इस नर्सिंग सॉल्यूशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्या आप हमारे चैनल को नर्सिंग सॉल्यूशन सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, प्यार करें, क्योंकि आपके प्यार से ही हमारा चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन है। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।